सम्मानित मंच, नमस्कार देवी और सज्जनों। सबसे पहले तो मैं चंडीगढ़ मीडिया का आभार प्रकट करता हूं कि आप अपना कीमती समय रविवार के दिन भी निकाल कर आए। आज का विषय भारत सरकार के द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर कुछ प्रकाश डालने के लिए मैं आप सबके समक्ष आया हूं। भारत की स्वस्थ अर्थव्यवस्था की राजनीति ही मोदी सरकार की शानदार राजनीति का प्रमाण है। और पिछले 10 वर्षों में आपने देखा होगा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देकर, सुशासन के नए आयाम स्थापित करके देश की अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। और अगले 5 वर्षों के भीतर देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बजट पेश किया है। और अगले 25 वर्षों के अंदर 2047 से पहले भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ये भी पूरा करेंगे। और उसका रोड मैप यहाँ पर दिखता है। बजट का लोक लुभावना होना यह आवश्यक नहीं, उससे ज़्यादा जरूरी ये है कि देश की अर्थव्यवस्था संतुलित और स्वस्थ हो, तभी तो हमारा भारत आगे बढ़ेगा, तभी तो विकसित भारत बनेगा। और अगर आप इस बजट पर एक प्रकाश डालें, 2014 में कांग्रेस का यूपीए के समय जो बजट आया वो 16,65,000 करोड़ रुपये था। आज अगर इसको आप देखेंगे तो 48,21,000 करोड़ रुपये का आउटले। और अगर आप कुछ मंत्रालयों का भी आपस में देखें, पहली बात तो इतनी बड़ी छलांग 10 वर्षों में आना, 3 गुना साइज बढ़ना बजट का। दूसरा, जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो भी अगर आप पिछले 3-4 वर्षों में देखेंगे तो कितना बड़ा बदलाव आया। 5 लाख करोड़ से बढ़कर 7.5 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़ से बढ़ के 10 लाख करोड़, और अब 11,11,111 करोड़। ये मात्र 4 वर्षों में इतनी बड़ी छलांग। और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना सरकार का होता है तो उससे जहाँ एक और प्राइवेट सेक्टर का निवेश भी आएगा, रोजगार सृजन होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, हमारा आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ होगा। और जो विकसित भारत के लिए हमें आधारभूत ढांचा चाहिए वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके माध्यम से मिलेगा। जॉब क्रिएशन तो होगी, डिमांड भी और जनरेट होगी। एक और मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अगर इसके साथ साथ देखिए हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी इस वर्ष 4.9% रहेगा, 4.9% फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है। और अगले साल के लिए हमने 4.5% इसको रखा है, टारगेट किया है। दूसरी ओर जहाँ इन्फ्लेशन की बात आती, महंगाई की, वो भी स्थिर है, नियंत्रण में है और इसको 4% तक लाने का प्रयास है। दुनिया भर के देशों में महंगाई कई गुना ज़्यादा बढ़ी कोविड के टाइम, और उसके बाद भी सरकार के प्रयासों के कारण इस पे नियंत्रण में रखने का प्रयास किया गया। अगर मैं कुछ सेक्टर्स को लेके बात करूं, उससे पहले किसी भी देश के लिए उसके फॉरेक्स रिजर्व्स कैसे हैं वो भी, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है। हम 10वें नंबर से 5वें नंबर की बन गए, तीसरे नंबर की बनने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा बदलाव ये है कि हमने देश के खजाने को भरा है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार वो $320 बिलियन से बढ़कर $666 बिलियन हो गया। इन 2014 it was $320 billion. Forex reserve has gone up to $666 billion today, highest ever. साथ ही साथ हमारे जो युवा वर्ग है, दुनिया का सबसे बड़ी युवा आबादी अगर आज भारत में है, तो उनके लिए अच्छी एजुकेशन के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए। स्किल के लिए अलग मंत्रालय खोला गया। और यही नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नए आयाम स्थापित हो और रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। तो जहां एक और शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार के अवसर बढ़ाए,
वहीं इंटर्नशिप के लिए भी पहली बार इतनी बड़ी योजना कोई सरकार लेकर आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बजट में लगभग 1,48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किल एंटरप्रेन्योरशिप इस सब के लिए किया गया है। इस पे मैं अगर थोड़ा विस्तार में आपको बताऊं, हमारे जो स्किल सेक्टर में जो नया कोई व्यक्ति रोजगार जिसको मिलता है, हर उस नए रोजगार पाने वाले को 15,000 रुपया केंद्र की सरकार देगी, जो एक महीने के, मान लो किसी की 1,00,000 रुपये तक मैक्सिमम सैलरी, तो उसको 15,000 रुपया 1 मंथ वेज के रूप में एक तरह से उसका एक पोर्शन उसको हम लोग देने वाले हैं। उसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। और इसके अलावा जो दूसरा है प्रोविडेंट फंड वाला EPFO इंसेंटिव, वो मैन्युफैक्चरिंग में हम बोथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए लाने वाले हैं, जिसके लिए 30 लाख युवाओं को उससे लाभ मिलेगा। तीसरा है EPFO कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर को देनी पड़ती थी। मान लो मैं